Good morning, students. Today we will discuss the third lecture based on canonical form or normal form. इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है और इसके जस्ट पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपरबोलिक फॉर्म को और पैराबोलिक फॉर्म को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एक बार आपको हम प्रीवियस स्लाइड्स को दिखा दे रहे हैं। आप लोगों ने जाना था डेफिनेशन कैनोनिकल फॉर्म का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है, इस पे 3 केसेस क्या थे, कैसे रिड्यूस करते हैं हाइपरबोलिक इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में। इस पे बेस्ट आपने एक न्यूमेरिकल देखा था। फिर आप लोगों ने इस पे एक एक्सरसाइज भी किया था, ग्रुप में हमने दिया था क्वेश्चन, आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाया था। फिर हम लोगों ने पैराबोलिक फॉर्म पढ़ा था जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिला था और इसमें सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी यही वाला था, सेकंड वाले को हम लोग कैसे फर्स्ट वाले से इंडिपेंडेंट लेकर के चलें। तो जैकोबियन निकाल करके आप लोगों ने चेक भी किया था, देखा था हम लोग इस तरह से इसको चूज करते हैं। फिर इस पे बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिले तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू रिड्यूस इलिप्टिक इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आप सभी लोग पहचान रहे होंगे कि आपका ये लिखा हुआ जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन जो होगा वो इलिप्टिक होगा अगर आपका s² - 4rt निगेटिव हो जाए। तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन है वो इलिप्टिक फॉर्म में हो जाएगा। और फिर आप लोगों ने इस बात की भी चर्चा की हुई है कि अगर रूट्स जो होंगे जब ये निगेटिव होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है r² + s λ + T = 0, उसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दो रूट्स होते हैं इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपको मिलेगा और आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता कैसे है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के लिए आपने इक्वेशन पढ़ रखा है कि dy/dx + λ1 = 0, dy/dx + λ2 = 0। तो आपको यहाँ पे जो दो वैल्यू मिला हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के द्वारा, ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू होगी। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा। ठीक है, तो सपोज कर लिया कि जो सॉल्यूशन किया हमने, सॉल्व करने पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ये मिल गया और सेकंड वाला ये मिल गया। जो पूरा का पूरा नॉर्मल फॉर्म में बदलने का गेम होता है, हमने कहा था डिपेंड करता है न्यू वेरिएबल पे। जो हम नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं u और v, तो देखिए इस केस में हम कैसे u और v को चूज करेंगे। जो पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल न्यू वाला होगा, इसको निकालने के लिए आप इस f1 और f2 को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। v को निकालने के लिए आप इन दोनों को आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको नए वेरिएबल मिल गए। नया वेरिएबल मिल गया मतलब 80% आपका काम खत्म हो गया। अब आपका एम क्या है, PQRST कैलकुलेट करिए UV के फॉर्म में और जो भी आंसर आए उसको आप पुट कर दीजिए दिए गए इक्वेशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम PQRST को u और v के टर्म में फाइंड आउट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप पुट करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा और यही नॉर्मल फॉर्म होगा। हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा और अच्छे ढंग से आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ zxx + x² + zyy प्रोवाइडेड द कंडीशन x डिफरेंट फ्रॉम 0। सबसे पहला काम सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। आपने पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया। zxx का कोफिशिएंट R होता है, zyy का कोफिशिएंट T होता है, zxy का कोफिशिएंट यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, वही S होता है, 0 हो गया। इसके जस्ट बाद आप जानते हैं कि रेडीमेड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यही होता है। आप इन सारी वैल्यू को इसी में पुट कर दीजिए। क्लियर। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो λ² + x² = 0 होगा।
सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकल जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहला वाला आप लेमडा ले लीजिए, तो लिख दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आई एक्स। फिर आप इसका सेकेंड वाला ले लेंगे माइनस वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस आई एक्स। यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। क्लियर, दिस इज नॉट अ प्लस, यह रॉन्गली टाइप हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स का मिल गया, एक मिला पहले वाले आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट के करस्पॉन्डिंग, और दूसरा वाला मिला माइनस आई एक्स के करस्पॉन्डिंग। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के जस्ट बाद आपको पहले से एक मिल जाएगा आपका वाई एक्स और सी वन में रिलेशन, आपको फिर दूसरा मिलेगा वाई एक्स और सी टू में रिलेशन। इसी पहले वाले का नाम F1 है, इस दूसरे वाले का नाम F2 है। तो आप जानते हैं कि न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहला काम F1 और F2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। हेंस जो 2 न्यू वेरिएबल आपके पास आएंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, y और y मिलके 2y होगा, बाई 2 तो केवल y बचेगा। इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा आई एक्स स्क्वायर। पक्का, आई चूँकि कांस्टेंट है मिलेगा एक्चुअली आई एक्स स्क्वायर। आई चूँकि कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर आई कांस्टेंट होने की वजह से हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है आई, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा इसके जस्ट पहले। तो कांस्टेंट को आप हम हटा भी सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये इसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आई हट भी जाएगा ना तो भी ये फंक्शन इसके साथ इंडिपेंडेंट बना रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, सो नाउ हम अब पी क्यू आर एस टी को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। आप चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल से इसको लिख सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यू इक्वल टू कितना है, यू इक्वल टू आप देख पा रहे हैं वाई है, तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, डेल बी ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2x लिख दिया। क्लियर, तो ये हो गया आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू। अब आप आर कैलकुलेट करिए, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल ओवर डेल एक्स और इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो हम लोग इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू, मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका ये मिल जाएगा। क्लियर, सिमिलरली आप टी निकाल सकते हैं, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। जब आपको ये सब कुछ कैलकुलेट हो गया, एक्चुअली देखिए आपको पी क्यू आर एस टी कैलकुलेट करना होता है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए ना, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टर्म दिख रहे हैं, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई। इन्हीं दोनों की ज़रूरत है हमें, और हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिया, ए बी और ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो कैलकुलेट हुई वैल्यू है इसी में पुट कर देंगे। तो आप देखिए जो लास्ट में ये वैल्यू मिला हुआ है, हम लोग इसको जस्ट इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। आर और टी की वैल्यू जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपको ये मिल जाएगा, और जस्ट इसके बाद आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, अब देखिए जब ये वैल्यू मिला है ना तो सब कुछ यू और वी में हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक्स नज़र आ रहा है, तो आप एक काम करिए, एक्स भी यू और वी में बदल जाए, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए यहाँ पर आप वी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। क्लियर, चूँकि वी स्क्वायर, चूँकि वी की वैल्यू आपको एक्स यहाँ पर मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। v का जो आपको वैल्यू मिला था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या मिला हुआ है। तो आपको v का जो वैल्यू मिला हुआ है, आई थिंक एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। क्लियर, तो आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, v पुट कर सकते हैं। तो ये जो आप लास्ट में इक्वेशन देख रहे हैं, जो आपको एक्स स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा है, आप इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर v पुट करिए, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे स्क्वायर बन गया है। क्लियर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, v केवल पुट करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक आर्टिकल। इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा कैसे पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ था यही आपका कैनोनिकल फॉर्म है। क्लियर, अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक नया आर्टिकल। एक्चुअली था क्या कि जब हम कैनोनिकल फॉर्म पढ़ा रहे थे तो ग्रुप में हमसे दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, अशरफ ने पूछा था और अंजू ने पूछा था। इन लोगों ने पूछा था कि सर अगर आपका जो सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो फिर हम कैसे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उन दोनों लोगों का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा हमें। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन 2 मिनट लगेगा, हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए अभी तक आप जब पढ़ रहे हैं ना तो आपके पास z था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप ये पढ़िए कि अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या होगा। ये हमने जो लिख रखा है यहाँ पे यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख रखा है। आप यहाँ पर आई और जे को वेरी करा दीजिए 1 से 3 तक तो आपको ये मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। क्लियर, यहाँ पर x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यहाँ पे हमने जो z लिख रखा है यह क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। पक्का। इन जनरल अगर क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो जेड लिखा है ना इसको यू बना देगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये दोनों का दोनों जो डेरिवेटिव है सेम है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो आपस में इक्वल माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए जब भी ऐसा दिया रहेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और अभी हम बताते हैं कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं क्वेश्चन करते समय। इसके बाद आप लोग आइगन वैल्यू से परिचित हैं। हम लोग जब पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म में आइगन वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीखा था। वैसे आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी आइगन वैल्यू निकालना सीखे हैं। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के केस में होता है। ठीक है, और इसके केस के द्वारा इसके द्वारा आप आइगन वैल्यू इसके तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू मिलेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो दिया गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जो भी आपने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन समेशन के साथ लिखा था, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो होगा ये हाइपरबोलिक तब कहा जाएगा अगर जितने भी ए के आइगन वैल्यू आ रहे हैं सब के सब कैसे आने चाहिए, नॉन जीरो। ये वर्ड बहुत ही स्ट्रांगली होना चाहिए कि जितने भी आइगन वैल्यू आपके आएंगे सब कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, और सबका साइन सेम होना चाहिए। मतलब पहली बात कि ये हाइपरबोलिक तब बनेगा जब सारे के सारे आइगन वैल्यू आप कैलकुलेट करिए सब नॉन जीरो आए और सेम साइन रखे सिवाय एक के। 3 आइगन वैल्यू आएगा, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो कहने का मतलब जो 3x3 की मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यू आएंगे ना सब के सब नॉन जीरो आने चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किसी एक का साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो सेम साइन रखे और एक डिफरेंट, जैसे प्लस प्लस माइनस आ जाए। ठीक है, 2 आइगन वैल्यू प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए। ठीक है, इस तरह का होना चाहिए, या फिर 2 माइनस में आ जाए एक प्लस में आ जाए। केस नंबर 2 देखिए, हम कहेंगे ये जो हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड वाला 1 दिया है वो पैराबोलिक होगा अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ जाए तो। आप जानते हैं आइगन वैल्यू जीरो होने का एक और शर्त होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो आप चेक करो, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो सीधे कह दो कौन सा फॉर्म में बनेगा, पैराबोलिक में बनेगा। तीसरी बात, अगर इलिप्टिक होगा ना जो हमने स्टैंडर्ड लिख रखा है समेशन वाला, तो इलिप्टिक के केस में इसके जितने भी आइगन वैल्यू हैं सब नॉन जीरो आएंगे और सबका साइन सेम होगा। मतलब सब या तो प्लस 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 साइन रखेंगे या तो माइनस 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 साइन रखेंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन इस पर, क्लासिफाई करिए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स वाई जेड क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पुराने वाले केस पे RST वाले पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो 3 है, x है, y है और z है। उसमें कितना था, केवल x और y था,
वहाँ पे जेड डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स वाई जेड तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए एक्स पहले वाले रो के सामने, ऐसे लिख लीजिए वाई सेकेंड वाले रो के सामने, और यहाँ पर आप जेड बना लीजिए थर्ड वाले रो के सामने। फिर यहाँ पर आप पहले वाले कॉलम के सामने एक्स बनाइए, सेकेंड वाले कॉलम के सामने वाई बनाइए, थर्ड वाले कॉलम के सामने आप जेड बना लीजिए, ठीक है। तीनों आपने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए यक्स यक्स, तो यू एक्स एक्स, इसका कोफिशिएंट है कितना 1, आप यहाँ पे रख दीजिए यक्स एक्स, है ना। यक्स वाई, तो यक्स वाई आप देख रहे हैं कहीं पे है, नहीं है, तो जीरो रख दीजिए। यक्स जेड जीरो, क्योंकि एक्स जेड भी कहीं नहीं है। यहाँ पर देखिए वाई एक्स जीरो, कहीं नहीं है। वाई वाई 1 है, तो आप 1 बना दीजिए। वाई जेड कहीं नहीं है, जीरो बना दीजिए। जेड एक्स जीरो, क्योंकि जेड एक्स भी आप देख रहे हैं कहीं नहीं है ना। फिर इसके बाद जेड वाई, ये भी जीरो बन जाएगा। फिर अब देखिए जेड जेड, यहाँ पर दिख रहा ना यू जेड जेड -1, तो आपने क्या लिख दिया -1। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप मैट्रिक्स बना दिएंगे। जैसे ही मैट्रिक्स बनाएंगे आइगन वैल्यू आप निकाल सकते हैं माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट से। लेकिन आप यहाँ पर देखिए चूंकि अब बड़े हो चुके हैं तो डायरेक्ट भी सीखिए। आपको ध्यान से देखना होगा, तो जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपका ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए केवल इसके डायगोनल की एंट्रीज हैं, इसके सिवाय सारी एंट्री क्या है, जीरो हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, तो आइगन वैल्यू जो होता है इसके इस डायगोनल के ही सारे प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्री ही इसके आइगन वैल्यू बन जाएंगे। तो इसका 3 आइगन वैल्यू आपके पास मिलेगा, ठीक है। और वो 3 आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 1 एंड -1। क्लियर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 आइगन वैल्यू सेम साइन रख रहा है। पहली बात तो कोई जीरो है नहीं, अगर इसमें से कोई भी जीरो हो जाता ना तो ये पैराबोलिक हो जाता, तो तीनों के तीनों नॉन जीरो है। दूसरी बात 2 का सेम साइन है और एक का साइन कैसा है, डिफरेंट है, इसीलिए क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। क्लियर। तो इसलिए हमारा जो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लासिफाई करिए इस दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर वही काम करेंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए। अभी अभी हमने जो बताया, हमने क्या कहा मैट्रिक्स बनाने के लिए, सबसे पहला काम पहले वाले रो के सामने एक्स लिखिए, दूसरे के सामने वाई लिखिए, तीसरे के सामने जेड लिखिए, ठीक है। फिर पहले कॉलम के सामने आप एक्स बनाइए, ठीक। फिर आप दूसरे वाले कॉलम के सामने आप वाई बना लीजिए, और तीसरे वाले कॉलम के सामने आप जेड बना लीजिए। अब देखिए एक्स एक्स दिख रहा है कोफिशिएंट 1, तो आपने 1 यहाँ लिख दिया। फिर वाई वाई आपको दिख रहा है कोफिशिएंट, तो आप वहाँ पर वाई और वाई, एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, तो जीरो लिख दिया। एक्स जेड कहीं पे है, नहीं है, जीरो लिख दिया। वाई एक्स आपको कहीं नहीं दिखा, जीरो लिख दिया। वाई वाई है, 1 लिख दिया। फिर वाई जेड, आप देखिए यहाँ पर वाई जेड है तो 1 लिख दिया। जेड एक्स आपको कहीं नहीं दिख रहा है, जीरो लिख दिया। जेड वाई, तो जेड वाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, 1 लिख दिया। फिर जेड जेड आप देख पा रहे हैं जेड जेड है तो 1 लिख दिया। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। जिसका आइगन वैल्यू आप जैसा जानते हैं वैसे निकाल लीजिए। या ध्यान से देखिए यहाँ पे जब आप 2 आइगन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना, एक और आसान तरीका आप देख रहे हैं कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखिए तो ए वाला रो और ए वाला रो आइडेंटिकल दिख रहा है ना आपको। तो आप बचपन में पढ़े हैं ना क्लास 12 में, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। और जैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अभी आपने कहा डिटर्मिनेंट जीरो मतलब पैराबोलिक, पक्का। तो इस तरह से आपने इसको क्लासीफाई कर दिया। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा कैनोनिकल फॉर्म देखा। तीनों केस में अलग अलग हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि कैनोनिकल फॉर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं अलग अलग केसेस में, और इन सारी बातों को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। इसी के साथ मेरा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस है यह समाप्त हो गया। बाकी का जो बचा हुआ लेक्चर है, हीट वेव लाप्लास एंड देयर एप्लीकेशन, यह कीर्ति सर आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।